इस वीडियो में मैं आपको इंडक्टर्स के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बताऊंगा। इंडक्टर को हम सीरीज और पैरेलल में क्यों जोड़ते हैं, क्या बेनिफिट होता है, ये सब इसमें कवर होंगे आप। तो पहला हमारा है इंडक्टर्स इन सीरीज। तो सीरीज में इंडक्टर्स को क्यों लगाते हैं हम, तो इसमें जैसा लिखा हुआ कम हेनरी मान के इंडक्टर्स से अधिक हेनरी का मान प्राप्त करने के लिए इंडक्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज सर्किट में करंट का मान एक ही रहता है और प्रत्येक इंडक्टर के एक्रॉस उनके इंडक्टेंस के अनुसार वोल्टेज ड्रॉप होता है। मतलब यह कहने का इसमें कम हेनरी से ज़्यादा हेनरी का मान प्राप्त करने के लिए कम हेनरी से ज़्यादा हेनरी का मान प्राप्त करने के लिए हम इंडक्टर्स को सीरीज में लेके आते हैं। ये तो आपको पहले से ही पता होना चाहिए कि माने चलो कि जब हम टर्न ज़्यादा लगाते हैं, कोई भी कॉइल है ऐसे ही, अगर इसे हम टर्न ज़्यादा लगा देंगे तो क्या होगा, इंडक्टेंस हमारे को ज़्यादा मिलेगा। तो एक तरीके से सीरीज में कॉइल आने पर क्या होगा, टर्न बढ़ती हुई चली जाएंगी उसकी, इसीलिए इंडक्टेंस का मान ज़्यादा हो जाएगा। इंडक्टेंस का मान ज़्यादा हो जाएगा। तो सेम ये रेजिस्टेंस की तरह ही है, ध्यान रखना। जैसे रजिस्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है, यहाँ भी अगर इंडक्टर्स को हम सीरीज में जोड़ते हैं तो इंडक्टेंस का मान बढ़ जाएगा। इंडक्टर्स को आप कैसे मेजर करेंगे, हेनरी में, ठीक है। ऐसे जैसे रेजिस्टेंस के अंदर, रेजिस्टेंस का जो सीरीज सर्किट है उसके अंदर करंट का मान सभी के अंदर एक ही होता है, यहाँ भी करंट का मान एक ही होता है, करंट का मान एक ही होता है। और वोल्टेज अपने अपने इंडक्टेंस के अनुसार ड्रॉप करेंगे। जैसे रजिस्टर अपने अपने मान के अनुसार वोल्टेज को ड्रॉप कर रहे थे सीरीज में, यहाँ भी इंडक्टर अपने अपने मान इंडक्टेंस के अनुसार वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे। इसलिए टोटल वोल्टेज BT बराबर B1 प्लस B2 प्लस B3 जितने भी लगे हुए हैं वो जुड़ जाएगी। और टोटल इंडक्टेंस निकालने के लिए फॉर्मूला सेम रजिस्टर की तरह LT, टोटल इंडक्टेंस बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस जितने भी लगे हुए हैं उतना। भाई यहाँ पर वैसे भी अगर इनके रिएक्टेंस की बात की जाए तो रिएक्टेंस से रेजिस्टेंस की तरह जुड़ जाएगा, तो इसीलिए XL1 XL2 XL3 तो ये भी जुड़ जाएंगे। इसलिए टोटल XL बराबर XLT जो भी है बराबर XL1 प्लस XL2 प्लस XL3। तो जैसे वहाँ पर DC वाले रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूला होता था R बराबर V/I होता था, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अगर उससे थोड़ा सा वैसे कंपेयर किया XL का रेजिस्टेंस की तो तुल्य हो गया V/I। तो ये वाला इसमें फॉर्मूला बनेगा। टोटल रिएक्टेंस को जोड़ लो और जो भी वोल्टेज अप्लाई हो रही है उसकी वैल्यू रख लो, तो करंट भी निकल के आ जाएगा। इसका टोटल करंट कितना है, इसमें कितना फ्लो हो रहा है। तो सेम ऐसे ही जोड़ना है जैसे हम रेजिस्टेंस को जोड़ रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन में। अगर यहाँ की वोल्टेज भी पता करनी हो V1 कितनी है, तो इसे L1 का करंट कितना, सब करंट तो सभी में एक ही फ्लो होगा, करंट तो सबके अंदर एक ही फ्लो होगा। तो इसीलिए करंट की वैल्यू, करंट की जो L1 की मेरे को वोल्टेज निकालनी, कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है, तो इसके इंडक्टेंस का मान इंटू XL। भाई वोल्टेज V, एक फॉर्मूला V बराबर IR। अब यहाँ पर R तो है नहीं, R की जगह पर क्या है हमारा XL, XL। तो यहाँ की XL1, तो इसकी वोल्टेज निकल के आ जाएगी B1। B2 निकालना है तो B2 बराबर I एक ही है XL2। ऐसे थर्ड का भी ऐसे ही निकाल लेंगे। तो मेन पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा हेनरी का मान प्राप्त करने के लिए इंडक्टर को हम सीरीज में जोड़ते हैं। इसी में अगर मैं बात करूं तो कुछ पॉइंट कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं कि कुछ इस तरीके से जोड़े रहते हैं सर्किट। एक इंडक्टर ऐसे लगा हुआ है और एक इंडक्टर कुछ उल्टा, टर्न उल्टी है, और फिर एक लगा हुआ है ऐसे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये मान घटेगा। अगर इसकी बात की जाए तो ये मान इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये मान चलो इसका मान
घटेगा, क्योंकि उल्टा लगा हुआ है उसके पीछे। तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो टोटल इनकी जो वैल्यू निकल के आएगी, L1, L2 और L3। तो यहाँ पर L2 की वैल्यू है L1 प्लस L3 माइनस L2, फिर ऐसे निकल के आएगा इनका वैल्यू, क्योंकि उल्टा लगा हुआ है। तो कुछ एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी पॉइंट दे देता है, ऐसा बना के समझ नहीं पाते हम, सीधा की सीधा जोड़ के आ जाते हैं उसे। तो इनकी तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें जो L का जो भी इंडक्टेंस है ना, उसका मान घट जाएगा जो उल्टा लगा हुआ है। इसके बाद हमारा पैरेलल सर्किट। पैरेलल में इंडक्टेंस को क्यों लगाते हैं हम? तो जैसा लिखा हुआ है, जब अधिक करंट मान की आवश्यकता हो तो इंडक्टर्स को पैरेलल में जोड़ा जाता है। पैरेलल में जुड़े इंडक्टर्स को समान वोल्टेज मिलता है और प्रत्येक इंडक्टर अपने अपने इंडक्टेंस के अनुसार करंट लेता है। तो इसमें जो वोल्टेज होती है वो सभी पर समान मिलेगी। अगर यहाँ पर वोल्टेज की बात की जाए, वोल्टेज देखो सभी पर समान जाएगी, जैसे सीरीज पैरेलल रेजिस्टेंस पर जा रही थी, सेम वही इसकी परिभाषा है जैसे पैरेलल में रेजिस्टेंस की थी। वोल्टेज सभी पर समान जाएगी और जो करंट है ये अपने पर इंडक्टेंस के अनुसार करंट का ड्रॉप कराएंगे। तो जब हमारे कुछ करंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है तो हम इन्हें पैरेलल में जोड़ते हुए चले जाते हैं इंडक्टर को, इसलिए सर्किट का करंट बढ़ जाता है और इंडक्टेंस का मान घट जाता है पैरेलल में। ठीक है ना, इंडक्टेंस का मान घटेगा जैसे ही इन्हें पैरेलल में जोड़ा जाएगा और करंट का मान बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर इसी में और जोड़ दूं तो इंडक्टेंस का मान घट जाएगा और करंट का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, सभी करंट अलग अलग होगा, तो इसलिए फॉर्मूला आपका बनता है ये IT टोटल करंट बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, जितने भी लगे हुए हैं उनके बराबर आ जाएगा। इसे करंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वोल्टेज, अब वोल्टेज तो सभी पर समान है। एग्जाम्पल माने चलो यहाँ पर 10 वोल्टेज मैंने दी थी, 10 वोल्टेज जा रही है। अब XL उनका रिएक्टेंस देख लो बस कितना है, तो करंट निकल के आ जाएगा। हमारे पास करंट निकालने के लिए V का मान होना चाहिए और XL का मान पता होना चाहिए, करंट निकल के आ जाएगा इंडक्टर का। और सभी का इस तरीके से इसी फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे, इस फॉर्मूले से हम सभी का करंट निकाल लेंगे और फिर उस करंट को फाइनली आगे जोड़ देंगे। तो जितना हमने अप्लाई किया था करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, उतना ही आउटपुट में हमारे को यहाँ पर फिर इकट्ठा होकर मिल जाएगा। वो इंडक्टर को पैरेलल में जोड़ने के लिए सेम रेजिस्टेंस वाला ही फॉर्मूला है। जैसे रेजिस्टेंस को जोड़ते थे 1/RT बराबर ऐसे जोड़ते थे, तो यहाँ भी 1/LT बराबर 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 और भी लगे हुए हैं उन्हें जोड़ देंगे। इसलिए वहाँ रेजिस्टेंस वाले में पैरेलल में जो टोटल रेजिस्टेंस से भी जो भी सबसे छोटे मान का रेजिस्टेंस है उससे भी कम मान का रेजिस्टेंस आता था। यहाँ भी जो सबसे कम हेनरी का जो इंडक्टर लगा हुआ है पैरेलल में, उससे भी टोटल जो हेनरी निकल के आएगा मान उससे भी छोटा निकल के आएगा, उससे भी छोटा निकल के आएगा। तो कभी कभी मल्टी चॉइस क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि वहाँ पर 4 वैल्यू तो दी हुई है, आपको चॉइस करनी है, पर इसमें ध्यान रखो कि इसमें अगर इंडक्टर लगा हुआ है उसमें सबसे छोटी वैल्यू का जो इंडक्टर है उससे कम निकल के आएगा। तो ये ध्यान रखो कि अगर माने चलो इसमें कोई 2 हेनरी का लगा हुआ है और मल्टी चॉइस ऑप्शन में यहाँ पर 2 हेनरी का लगा है, कोई 3 का है और 4 का है, तो मल्टी चॉइस में ये तुम्हारे ध्यान रहना चाहिए कि 2 हेनरी से कम का आएगा। अगर उस समय कोई भी वैल्यू 2 हेनरी से कम आ रही है तो फिर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैल्यू 2 हेनरी से कम एक ही आएगी अगर इन्हें जोड़ के, और सभी 2 हेनरी से बड़ी हैं। तो जो 2 हेनरी से कम वैल्यू आ रही है, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, उसी को सेलेक्ट कर देना, कैलकुलेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 2 ही इंडक्टर दिए हुए हैं, 2 इंडक्टर दिए हुए तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, L1 इंटू L2 अपॉन L1 प्लस L2। इस वाले फार्मूले को यूज कर दोगे तो 2 इंडक्टर अगर पैरेलल में लगे हुए हैं तो तुरंत वैल्यू निकल के आ जाएगी, थोड़ा फास्ट हो जाएगा। तो इंडक्टर के सीरीज और पैरेलल के बारे में बस इतना ही है।
अगली वीडियो में इंडक्टर्स और ट्रांसफार्मर के बारे में बताऊंगा कि हमारे इंडक्टर्स जो भी चौक होती हैं, लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, ऑडियो फ्रिक्वेंसी, इनके बारे में बताऊंगा। इस वीडियो में बस इतना ही है।